हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सभी के बहुत बढ़िया हाल चाल होंगे और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज वी आर लाइव। सभी यूपी बोर्ड के छात्र छात्रा जुड़ जाइए। आपकी बिल्कुल बिल्कुल जी आवाज आ गई है, बिल्कुल ठीक है। पहले तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस सेशन को अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट के पास शेयर करो, जैसे कि वो छात्र भी देख पाए। आज की भी क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज की क्लास भी आपके 5 अंक के लिए है, 5 मार्क्स के लिए है आज की भी क्लास, ठीक है। चलिए, तो कम से कम आज की क्लास से 3 से 5 अंक आने वाले हैं आपको। हाँ बिल्कुल, ठीक ठीक। चलिए, तो आज जो है हम लोग गॉस की प्रमेय को पढ़ने वाले हैं, जो आपका सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वैद्युत स्थितिकी में। गॉस की प्रमेय, उस गॉस की प्रमेय को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, गॉस की प्रमेय। एक बेहतरीन चैप्टर है ये, और ऐसे आपको तरीके से और एक एक पॉइंट समझ के इस चैप्टर को क्लियर करना है। इस चैप्टर में 3 डेरिवेशन है, तीनों के तीनों डेरिवेशन आज डिस्कशन होंगे, और छोटी मोटी जो परिभाषाएं हैं वो भी डिस्कशन करेंगे। पूरा चैप्टर आज लेके चलेंगे, पूरा चैप्टर आज खत्म करेंगे, ठीक है। आगामी 40 से 50 मिनट में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यूपी बोर्ड में इसके तीनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन पूछे जाने की पूरी संभावना है। वो 3 नंबर या 5 नंबर का ये डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसका जो पहला टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि किसी पृष्ठ का एरिया, जैसे कि मेरे पास ये कोई एक आयताकार पृष्ठ है, एक लंबाई और एक चौड़ाई, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, हाँ भाई, रणवीर सिंह। तो क्षेत्रफल किसे कहते हैं? किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग तरीके के पृष्ठ होंगे, तो उनके क्षेत्रफल के फॉर्मूला भी अलग अलग होंगे। अगर आयताकार पृष्ठ है तो उस आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन हमें यह क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना, क्षेत्रफल तो हमें पहले से ही पिछली क्लासों में या पिछले टॉपिकों में हमें पता चल गया है। आज की क्लास में हमें उस क्षेत्रफल की दिशा और ज्ञात करनी है, डायरेक्शन के बारे में और डिस्कशन करना है कि क्षेत्रफल की डायरेक्शन कहां होती है। तो जैसे कि मेरे पास कोई भी एक पृष्ठ है, मैंने ये गोलाकार पृष्ठ मान लिया है, गोलाकार पृष्ठ है मेरे पास। इस गोलाकार पृष्ठ का एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं डीए, छोटा सा क्षेत्रफल हमने इसमें से ले लिया डीए। इस छोटे से क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी वो इस पृष्ठ के अविलंबवत बाहर की ओर होगी। अर्थात क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? तो क्षेत्रफल सदिश स्पेशली क्षेत्रफल की डायरेक्शन बताने के लिए दिखाई गई है यहां पर। और किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होती है वो उस पृष्ठ के अविलंबवत कहां की ओर होती है? बाहर की ओर होती है। अगर मेरे पास ये कोई एक समतल पृष्ठ है और इस समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल की डायरेक्शन देखेंगे तो इस पृष्ठ के अविलंबवत बाहर की ओर, इधर की साइड। ऊपर का अगर ये क्षेत्रफल ले रहे हैं तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल की डायरेक्शन अविलंबवत ऊपर की ओर, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा किसी भी पृष्ठ के अविलंबवत बाहर की ओर होती है। इसे व्यक्त करने का तरीका होता है
डी ए वेक्टर बराबर डी ए एन कैप। डीए वेक्टर का जो परिमाण है वो तो डीए के बराबर ही है, इतना जितना आपने जो क्षेत्रफल लिया है उसका वैल्यू उसके बराबर होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन अविलंबित किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। और ये डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहां पर यूनिट वेक्टर को लिया है। तो क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के अविलंबित किधर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत फ्लक्स पर। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। देखो जहां भी आप ये वैद्युत शब्द देख लो वहां समझ जाओ कि कहीं ना कहीं किसकी बात हो रही है, आवेश की बात हो रही है। और यहां फ्लक्स का मतलब क्या है, तो फ्लक्स का मतलब अभी समझाते हैं। अगर भाई कहीं आवेश होगा, अगर कहीं आवेश होगा तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होगा वो वैद्युत क्षेत्र भी होगा, क्योंकि वो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो यहां वैद्युत का मतलब आवेश, और आवेश होगा तो उसके चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हमारे पास यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र है, और इस वैद्युत क्षेत्र में अगर मैं किसी पृष्ठ की कल्पना कर लूं, अगर मैं कोई पृष्ठ रख लूं, तो ये वैद्युत बररेखाएं इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी। ये वैद्युत बररेखा इस पृष्ठ से होकर जितनी गुजर जाएं उनकी कुल संख्या को ही हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। बिल्कुल फ्री क्लास है, कोई कुछ पैसा नहीं जमा करना। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? वैद्युत का मतलब क्या है? आवेश, और आवेश के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। तो यहां पर हमने एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया, वैद्युत क्षेत्र यहां पर ले लिया। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी भी पृष्ठ की कल्पना कर लें, कोई पृष्ठ अगर रख दें, तो ये वैद्युत बररेखा इस पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, जितनी गुजर जाए उनकी संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करते हैं फाई ई से, वैद्युत फ्लक्स को व्यक्त करते हैं फाई ई से। ठीक है, फाई ई का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र जो होता है, वो फाई ई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा। ई वैद्युत क्षेत्र है, ए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और थीटा ई और ए के बीच बनने वाला कोण है। ई और ए के बीच बनने वाला कोण है। ठीक है, यहां पर इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अगर मैं एक छोटे से क्षेत्रफल का ले लूं, छोटा सा क्षेत्रफल ले लूं डी ए, तो इस छोटे से क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी वो इस पृष्ठ के अविलंबित किधर की ओर होगी? बाहर की ओर, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश कह रहे हैं। यहां पर जो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है, वो वैद्युत क्षेत्र इस सूक्ष्म क्षेत्रफल के साथ थीटा कोण पर गुजर रहा है। इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से कितने कोण पर गुजर रहा है? थीटा कोण पर गुजर रहा है। बिल्कुल सभी लोगों को गुड इवनिंग, और सभी छात्र छात्राएं इस सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर करें, जिससे कि आपके सभी भाई बंधुओं के पास ये क्लास पहुंचे और वो भी उतना ही लुत्फ उठा पाए इस क्लास का जितना कि आप उठा पा रहे हैं। पेपर बहुत ही नजदीक है, और पेपर की तैयारी बेहतरीन करने के लिए सभी के सभी छात्र जुड़ जाए। ठीक है, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग। ठीक है, और ये हमारा जो आज का सेशन है वो फिजिक्स के सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सेशन है। इस चैप्टर का नाम है गॉस की प्रमेय, और गॉस की प्रमेय में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स अभी हमने पीछे की स्लाइड में समझाया कि वैद्युत का मतलब आवेश, आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र। तो एक हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है। अगर इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई भी पृष्ठ रख लें तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली बररेखाओं की संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ई यहां पर वैद्युत क्षेत्र है, ए उस पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और थीटा ई और ए के बीच बनने वाला कोण है। इसी बात को यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे कि मेरे पास ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ का मैंने छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया डी ए, और इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन अविलंबित किधर की ओर होगी? बाहर की ओर। यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो इस क्षेत्रफल के साथ थीटा कोण पर गुजर रहा है, इस क्षेत्रफल के साथ थीटा कोण पर गुजर रहा है। तो इस फ्लक्स का, तो इस छोटे से क्षेत्रफल में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ई
गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र, और डी ए इसका क्षेत्रफल, और थीटा जो है वो ई और डी ए के बीच बनने वाला कोण। यहां पर कोण पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इस पर जब एक न्यूमेरिकल बनता है तो न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल ये कहेगा कि कोई पृष्ठ किसी वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा है। अब पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के साथ बना हुआ कोण दे देता है, जैसे कि मैंने यहां कोण मान लूं अल्फा, तो पृष्ठ और क्षेत्रफल के साथ बना हुआ कोण दे के चलता है, और हम लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल कोण दिया है, जबकि फॉर्मूला में जो कोण होता है वो फॉर्मूला में वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के साथ बना हुआ कोण होता है। तो इस कोण के बारे में बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहां जो कोण होता है वो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के साथ बना हुआ कोण होता है ई डी ए कॉस थीटा। ई वैद्युत क्षेत्र, डी ए क्षेत्रफल और कॉस थीटा। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखो मेरे पास ये एक वैद्युत क्षेत्र है और यहां पर कोई एक पृष्ठ रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर ये जो पृष्ठ रखा है इससे गुजरने वाली वक्ररेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर मैं एक छोटा सा पृष्ठ ले लूं, इतना बड़ा ना लेके इसके छोटा सा पृष्ठ ले लूं, तो जब ये पृष्ठ बड़ा था, जब इसका एरिया ज्यादा था, तो इसमें से बलरेखा कितनी गुजर रही थी, 1 2 3 4। गुजरने वाली वक्ररेखाओं की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। अगर मैंने इसका एरिया थोड़ा छोटा सा कर दिया तो इसमें वक्ररेखा अब कितनी गुजर रही है, 1 2। इसका मतलब ये बात समझ में आई कि अगर किसी पृष्ठ का एरिया कम लेंगे तो उसमें से वक्ररेखा कम गुजरेंगे, और किसी पृष्ठ का एरिया ज्यादा लेंगे तो उसमें से वक्ररेखा ज्यादा गुजरेंगी। इसका मतलब जो फ्लक्स है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्षेत्रफल के सीधा सीधा समानुपाती होता है। किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसमें से गुजरने वाली वक्ररेखा उतनी ज्यादा होंगी, मतलब फ्लक्स ज्यादा होगा। और किसी पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल कम होगा तो उसमें से गुजरने वाली वक्ररेखा कम होंगी, तो उसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात यहां पर, जैसे कि मेरे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें ये वक्ररेखाएं हैं, ठीक, ये अभी की कंडीशन। अभी इसमें से कितनी वक्ररेखा गुजर रही हैं, 3 वक्ररेखा गुजर रही हैं। मैं यहां पृष्ठ के क्षेत्रफल पे कोई बदलाव नहीं कर रहा, लेकिन यहां पर वक्ररेखाओं की संख्या बढ़ा दे रहा हूं। अभी मेरे पास 3 वक्ररेखाएं हैं ये, और इसमें ये कोई पृष्ठ रखा है, तो इसमें से 3 वक्ररेखा गुजर रही हैं, लेकिन मैं पृष्ठ के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं। पृष्ठ के क्षेत्रफल में मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां वक्ररेखाओं की संख्या बढ़ा दूं। मैंने यहां वक्ररेखाओं की संख्या बढ़ा दी। पहले ये 3 वक्ररेखा थी, येलो कलर में है, अब जो ग्रीन कलर की है मैंने ये बाद में बढ़ा दी। अगर वक्ररेखाओं की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हैं सर वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है। अगर वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है तो वक्ररेखा की संख्या बढ़ रही है, वक्ररेखा की संख्या बढ़ रही है तो पृष्ठ से गुजरने वाली वक्ररेखाओं की संख्या ज्यादा हो रही है, इसका मतलब फ्लक्स भी ज्यादा हो रहा है। तो दूसरी बात ये पकड़ में आई कि सर अगर वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाया जाए तो फ्लक्स का मान भी बढ़ जाता है, क्षेत्रफल का मान बढ़ाया जाए तो भी फ्लक्स का मान बढ़ जाता है, घटाया जाए तो घट जाता है। अच्छा, एक और बात आप यहां समझने की कोशिश करो, जैसे कि ये मेरे पास वक्ररेखाएं हैं, ठीक, अभी जो पृष्ठ है वो इस तरीके से रखा है। अब मैं इस पृष्ठ को ऐसे ना रख के हल्का सा ऐसे झुका दूं, तो जब पृष्ठ ऐसे रखा है तो इसमें से वक्ररेखा लगभग सभी गुजर रही हैं, और हल्का सा मैं इस पृष्ठ को क्या कर दूं, झुका दूं, तो हल्का सा अगर पृष्ठ को झुकाऊंगा तो ये वाली वक्ररेखा अब नहीं गुजरेगी, और झुकाऊंगा तो ये भी वक्ररेखा हट जाएंगी, और ऐसे अगर मैंने कर दिया तो कोई भी वक्ररेखा इसमें से नहीं गुजरेगी। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर यहां पर पृष्ठ का अगर एंगल घटाया जाए, वैद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बन रहा, अगर ये इसमें बदलाव किया जाए तो सर यहां पर फ्लक्स का मान में भी क्या होगा, बदलाव। अगर इस तरीके से कम किया जाए तो फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। इसी वजह से वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ई डी ए कॉस थीटा है। वैद्युत क्षेत्र पे भी निर्भर करेगा, क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा, और कोण पे भी निर्भर करेगा, लेकिन कोण किसके साथ ले रहे हैं हम, कॉस थीटा के साथ। मुझे उम्मीद है कि वैद्युत फ्लक्स के बारे में मैं बेहतर जानकारी आपको दे पाया हूंगा, ठीक है, कि फ्लक्स किसे कहते हैं। किसी भी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में रख दो तो उसमें से गुजरने वाली वक्ररेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। अगर छोटा सा क्षेत्रफल है तो ई डी ए कॉस थीटा। तो जब क्षेत्रफल छोटा है तो यहाँ फ्लक्स का मान भी छोटा। डी अगर किसी के साथ लग जाए तो इसका मतलब हम सूक्ष्मतम
क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, अगर क्षेत्रफल छोटा है तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स भी बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। अब इसके छोटे मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक, तो मात्रक फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला है ई डी ए कॉस थीटा। ई का मात्रक है न्यूटन पर कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो भाई क्लास का जो टाइम है वो 6:30 बजे से है। थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू होने के कारण 2-4-5 मिनट लेट हो जाता है, जैसे कि आज भी थोड़ी 10 मिनट लेट हो गई क्लास। ठीक है, वैसे 6:30 बजे शेड्यूल की जाती है क्लास और 6:30 बजे ही आप इसे, थोड़ा बहुत टाइम लेट हो जाता है 2-4-5 मिनट, 6:30 बजे से है ये क्लास। तो इसका जो मात्रक है वो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसके बिमी सूत्र की बात करूं, बिमी सूत्र, तो इसका विमी सूत्र फॉर्मूला से ही बनेगा न्यूटन। न्यूटन की जो विमा होती है वो बल है, न्यूटन बल का मात्रक है, बल की विमा होती है ml (10⁻²। और यहाँ क्षेत्रफल की विमा होगी L स्क्वायर। न्यूटन मीटर की विमा L स्क्वायर है तो स्क्वायर, और अपॉन कूलाम की विमा होती है 80। तो आप यहां पर देखेंगे m L का L स्क्वायर में करेंगे तो L क्यू, और टी पे नीचे घात प्लस की ऊपर जाके माइनस की तो टी पे -3, ए पे नीचे घात प्लस की ऊपर जाके माइनस की। देखो मात्रक विमा 7 के साथ क्लियर करते जाओगे तो फिर चीजें आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, तो मात्रक इसका हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और विमा इसी से, न्यूटन बल का मात्रक है, बल की विमा ml (10⁻²), और यहां पर मीटर की विमा L स्क्वायर है तो स्क्वायर, और आवेश की विमा 80 तो 80। मैंने इसे पूरा कंप्लीटली कर लिया, तो ml की पावर 3 (10⁻³ A इनवर्स। और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये पूरी आपको जानकारी मिली कि किसी भी पृष्ठ को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें से गुजरने वाली वररेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला ईडीए कॉस थीटा, मात्रक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और विमा ml की पावर 3 और (10⁻³ A इनवर्स। अब आगे के टॉपिक पर हम चलते हैं। थोड़ा एग्जाम टाइम है तो हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आए, और थोड़ा सा हम जल्दी भी कोशिश कर रहे हैं कि जिससे कि कम समय में और सभी टॉपिक कवर किए जा सके। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 1 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, और 3 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है, और इससे 5 नंबर का भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो गॉस एक वैज्ञानिक थे। इस टॉपिक को ढंग से समझने का प्रयत्न करो। गॉस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया, एक प्रमेय दी। ठीक है, उसे हम कहते हैं गॉस की प्रमेय। अब ये नियम और प्रमेय क्या थी, तो मैं एक बंद पृष्ठ ले लूं, एक बंद पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद हो, एक ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से क्या हो, बंद पृष्ठ हो। ठीक है, आप इसे 3D भी कह सकते हैं। अगर कोई ऐसी आकृति जो चारों तरफ से बंद हो तो वो 3D आकृति होती है, 3 डायमेंशनल होती है। उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही चीजें होती है। जैसे कि आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं या मैं जिस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूं, वो कमरे का अगर देखोगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वो भी एक 3D आकृति और चारों तरफ से क्या है, बंद। तो एक ऐसी आकृति जो चारों तरफ से बंद हो। ठीक, और अगर इस आकृति के अंदर आप आवेश ले लो, अगर इस आकृति के अंदर से क्या क्या ले लो, आवेश। जैसे कि एक पॉइंट में यहां समझाने की कोशिश करूंगा। आवेश हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक होता है हमारे पास ऋण आवेश। जो वैद्युत बलरेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं और अनंत पे जाके खत्म होती हैं, और ये वैद्युत बलरेखाएं आवेश के चारों ओर जो फैली हुई होती हैं, इसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। और जो -q आवेश से जो बलरेखाएं होती हैं वो प्रवेश करती हैं इसमें, और चारों तरफ से जितनी दूरी तक फैली हुई होती हैं उस पूरे के पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो +q आवेश से बलरेखाएं निकलती हैं और -q आवेश में बलरेखाएं प्रवेश करती हैं। अब यहां पर आप देखो कि हमने कोई एक बंद पृष्ठ ले लिया और इस बंद पृष्ठ के अंदर मान लो हमने एक धन आवेश रख दिया, +q आवेश रख दिया, तो इसमें से +q आवेश में से बलरेखा क्या होंगी, निकलेंगी इस तरीके से। इस तरीके से इसमें से बलरेखा क्या होंगी, निकलेंगी। अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रख लें,
अब धनावेश है तो उससे वर्रेखा निकलेंगी। अगर इसी के अपोजिट सोचने का प्रयत्न करो, जैसे मैंने यहां माइनस क्यू आवेश रख दिया, तो इसमें वर्रेखा क्या करेंगी, प्रवेश करेंगी। ठीक, अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर मैं कोई आवेश रख लूं, अगर धन आवेश है तो वर्रेखा निकलेंगी और ऋण आवेश है तो वर्रेखा प्रवेश करेंगी। लेकिन एक बात यहां सोचने का प्रयत्न करो, जब ये वर्रेखा या तो निकले और या फिर बाहर निकले, लेकिन इस पृष्ठ से तो होकर गुजरेंगी, और पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वर्रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स। क्या कहते हैं, फ्लक्स। तो इसका मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर मैं कोई धनावेश रख लूं या कोई ऋणावेश रख लूं, दोनों ही स्थिति में उस पृष्ठ से वर्रेखा गुजरेंगी, और अगर पृष्ठ से वर्रेखा गुजरेंगी तो गुजरने वाली वर्रेखाओं की कुल संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यही बात गॉस साहब ने ये बात बताई कि अगर किसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रखा है तो उस पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स का मान कितना होगा। तो इन्होंने बताया कि इस फ्लक्स का जो मान होगा वो इस पृष्ठ के अंदर रखे गए कुल आवेश का, जैसे कि इस पृष्ठ के अंदर जो हम कुल आवेश रख रहे हैं वो क्यू रख रहे हैं, तो रखे गए कुल आवेश का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। रखे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे सही से लिख सकते हो तो फाई ई बराबर Q/ε0, फाई बराबर Q/ε0। तो बात हमारे ये समझ में आई कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर हम आवेश रख लें, धन आवेश है तो वर्रेखा निकलेंगी, ऋण आवेश है तो वर्रेखा प्रवेश करेंगी। अगर दोनों ही स्थिति में इस पृष्ठ से वर्रेखा गुजरेंगे, वर्रेखा गुजरने वाली वर्रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस साहब ने ये बात बताई कि इस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा, तो इन्होंने बताया कि इस पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश रखा है उस कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है इससे गुजरने वाला फ्लक्स। एक और बात, चाहे तो ये आकृति इरेगुलर हो, जिस तरीके की दिख रही है इस आकृति का हमें कुछ पता नहीं, और चाहे तो ये आकृति गोलाकार हो, इसके अंदर अगर तुम प्लस क्यू आवेश रखोगे तो उससे भी गुजरने वाला फ्लक्स यही होगा, इसी आवेश का 1/ε0 गुना। यही प्लस क्यू आवेश इस इरेगुलर आकृति के अंदर रखा हो तो भी इससे गुजरने वाला इतना ही फ्लक्स होगा। अगर यही आवेश आप किसी बेलन के अंदर रख दो, अगर यही आवेश किसी बेलन के अंदर रख दें, आप चारों तरफ से आकृति बंद होनी चाहिए, बस किसी बेलन के अंदर रख दें, तो इससे भी गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/ε0। कुल मिला के पृष्ठ बंद होना चाहिए चारों तरफ से, ठीक है, और अगर उसके अंदर आवेश रखा है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान होगा Q/ε0। उसी आवेश का 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स का मान। ये बात गॉस ने बताई। तो अगर ये एक नंबर में पूछी जाए तो एक नंबर में आपको बस इतना आंसर देना है, सर किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर आवेश रखा जाता है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसे कहते हैं गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय जो है प्रूव करने के लिए पूछता है, गॉस की प्रमेय प्रूव करने के लिए कि भाई किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस बात को आप प्रूफ कीजिए, इस बात को आप क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। क्यूब का पूछ लिया तो देखो, क्यूब का पूछे जब एक ही बात हो रही है कि कोई भी आकृति हो, अगर वो आकृति बंद है और अगर उसके अंदर आवेश रखा है, चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो गोला हो, चाहे बेलन हो, चाहे कोई ऐसी आकृति हो जिसके बारे में हम कुछ पता ही नहीं, उसके नाम नहीं पता, इर्रेगुलर आकृति उसे बोलते हैं, अगर उसके अंदर आवेश रखा है तो जो फ्लक्स है वो इसी आवेश का उसके अंदर रखे गए कुल आवेश का ही 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो फ्लक्स है उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करेगा, कुल फ्लक्स, ठीक है, सभी पृष्ठों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके आकार आकृति पर निर्भर नहीं करेगा। बढ़िया। तो फाई बराबर Q/ε0। अब इसका प्रूफ पूछता है कि भाई इसका प्रूफ दीजिए। तो बेटा ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि गॉस की प्रमेय को सिद्ध कीजिए कि वो किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश रखा है। गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग भाई जी। हाँ, तो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर हम आवेश रख दें तो उस पृष्ठ से जो भी फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स का मान जो है वो उस
पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश का ही 1/ε0 गुना होता है, इस बात का प्रूफ पूछेगा। ठीक है, एक और मैं आपको बात बता दूं, ये जो बंद पृष्ठ है जिसके अंदर आवेश रखा गया है, इस पृष्ठ को हम कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ को कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। एक ऐसा पृष्ठ जो चारों तरफ से बंद हो और उसके अंदर आवेश रखा गया हो, ऐसे पृष्ठ को हमने नाम दिया है गॉसियन पृष्ठ, या गॉस साहब ने जो नाम दिया था उसका नाम क्या था, गॉसियन पृष्ठ। अब इसे जल्दी से प्रूव करते हैं। तो हम यहां पर प्रूव करने के लिए एक गोलाकार आकृति लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक गोलाकार आकृति है, इसका ये सेंटर है O और इसकी जो रेडियस है वो है R, और इसके सेंटर पर ही +Q आवेश रखा है। ठीक है, तो इसके छोटे से क्षेत्रफल में से, dA क्षेत्रफल में से गुजरने वाला हम फ्लक्स निकालेंगे। अगर मैं इस dA की डायरेक्शन पूछूं तो इस पृष्ठ के अविलंबित किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। अब यहां पर +Q आवेश है, +Q आवेश के कारण यहां पर एक वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और +Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस +Q आवेश से कैसी होगी, दूर की ओर होगी। इस +Q आवेश से कैसी होगी, दूर की ओर होगी। ठीक है, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इस पृष्ठ से अविलंबित बाहर की ओर, क्योंकि +Q आवेश से इसकी डायरेक्शन दूर की ओर, और यहां पर जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी इस पृष्ठ से कैसी होगी, दूर अविलंबित बाहर की ओर होगी। अगर देखा जाए तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री। दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अभी छोटे से क्षेत्रफल में से, इस छोटे से क्षेत्रफल में से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अभी आपको बताया है d फाई ई बराबर E d a cos थीटा। यहां पर थीटा का जो मान है वो 0 डिग्री है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो d फाई ई बराबर E d a, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो d फाई ई इक्वल टू E d a, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो क्षेत्रफल निकला वो छोटे से क्षेत्रफल में से ये जो फ्लक्स निकला वो छोटे से क्षेत्रफल में से गुजरने वाला फ्लक्स है, लेकिन हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहां लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का निकालने के लिए इसका केवल क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। इंटीग्रेशन d फाई ई बराबर इंटीग्रेशन E d a। समाकलन करने से जो छोटी वैल्यू होती है उसकी कंप्लीटली वैल्यू निकल आती है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। अगर आपने मैथमेटिक्स में थोड़ा सा समाकलन पढ़ा हो, जैसे कि इंटीग्रेशन dx, तो इसका समाकलन होगा x। इसकी ऐसे समझ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि अगर केवल dx से कुछ नहीं है तो इसकी d हट जाती है और केवल क्या बचता है, x बचता है। तो यहां पर देखने का प्रयत्न करें, यहां भी क्या है, d फाई ई, तो इसकी d हट जाएगी, क्या बचेगा, फाई ई, और यहां पर e, और इंटीग्रेशन का होगा dA का, तो इसकी भी d हट जाएगी, तो क्या बचेगा, a। तो यहां आ गया फाई ई बराबर ई ए। अगर हमें यहां का इस बिंदु P का वैद्युत क्षेत्र पता चल जाए और इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल पता चल जाए तो बेटा फ्लक्स निकालने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो पिछले चैप्टर को आप याद करो, जैसे कि मेरे पास ये +Q आवेश है और +Q आवेश से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। ठीक है, बिंदु P पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो हम यहां लिख सकते हैं बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो पिछले चैप्टर में हमने डेरिवेशन कराया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो इस बिंदु P का वैद्युत क्षेत्र तो पता चल गया। ये पृष्ठ कैसा लिया था हमने, ये गोलाकार पृष्ठ लिया था, गोलाकार। अब गोलाकार पृष्ठ है तो चारों तरफ से बंद होगा, तो इसी पृष्ठ का नाम यहां पर देंगे गॉसियन पृष्ठ। इसी पृष्ठ का यहां पर नाम होगा गॉसियन पृष्ठ। तो हमने यहां जो गॉसियन पृष्ठ लिया है वो कैसा लिया है, गोलाकार। ठीक है, तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, गोलाकार है तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R स्क्वायर। गोलाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 4 पाई R स्क्वायर, और इस बिंदु P का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन
आर स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू हम यहां रखते हैं अगले पेज पे। तो फाई ई बराबर ई का फॉर्मूला वैल्यू निकाल लिया था हमने 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ए का वैल्यू होता है जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल गोलाकार पृष्ठ का जो क्षेत्रफल वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की वैल्यू आ गई 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों को आप कैलकुलेट कीजिए। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ऊपर बचेगा क्यू और नीचे बचेगा एप्सिलॉन 0। तो आपने किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश को रखकर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश को रखकर और उस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स के बारे में ज्ञात किया कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही बात तो गॉस ने बताई थी कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश रख दें तो उस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा वो उसी आवेश का कितने गुना होता है, 1/एप्सिलॉन 0 गुना। तो ये बात प्रूव हो गई। यही गॉस की प्रमेय अगर सिद्ध करने के लिए पूछे, प्रूव करने के लिए पूछे, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम दिखा देना। तो हमने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ माना, एक बंद पृष्ठ माना है गोलाकार, इसके केंद्र पर हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया। अब इस छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, इस छोटे से क्षेत्रफल में से गुजरने वाला फ्लक्स, तो नॉर्मल डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के अभिलंब बाहर की ओर, और प्लस क्यू आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी क्या है, बाहर की ओर होगी। तो दोनों की दिशा के बीच बनने वाला कोण 0 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो डी फाई बराबर ई डी ए। अब हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन करिए डी फाई, तो इसकी डी हट गई और यहाँ ए। और ई का वैल्यू हमें कैसे निकाला, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी पर आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। ए गोलाकार पृष्ठ है, गोलाकार पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल की जगह वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू रखा, तो यहां पर ये बात प्रूव होके आ गई। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, 1 नंबर में आए तो क्या लिखना है, ये बात आपको क्लियर हुई। अगर 3 नंबर में आती है तो 3 नंबर में किस तरीके से प्रूव करके दिखाना है, ये भी बात आपको यहां बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। देखो एग्जाम टाइम नजदीक है तो बच्चा जो है वो पैनिक हो जाता है। फिजिक्स का कोर्स काफी लंबा कोर्स है, ऐसा नहीं है, बहुत छोटा कोर्स है। और फिजिक्स का ही नहीं, साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है, बायोलॉजी भी पढ़ रहा होता है, और मैथ भी पढ़ रहा होता है, और उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी का भी उसे पूरा का पूरा प्रेशर होता है, क्योंकि पेपर तो सब सब्जेक्ट के ही देने हैं। तो थोड़ा बच्चा पैनिक कर जाता है। इस पैनिक के चक्कर में वो जो चीजें जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए उस तरीके से हम लोग नहीं पढ़ पाते। अपने आप को थोड़ा सा स्थिर रखना है, थोड़ा सा समय ज्यादा देना है, क्योंकि पेपर नजदीक है तो समय से थोड़ा ज्यादा देना है। लेकिन पैनिक करने से ना तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी और ना ही पैनिक करने से हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो अपने आप को केवल शांत रखने की कोशिश करिएगा। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसे बेहतरीन गहराई से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऊपर ऊपर से पढ़ने का प्रयास करोगे तो वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद भूल जाओगे और फिर से वही व्यवस्था आ जाएगी जो हमने तैयार किया, फिर से वो खत्म हो गया। तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन उसे थोड़ा सा स्थिर होके और तरीके से पढ़ने का प्रयत्न करो। वही काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही पेपर नजदीक है, थोड़ा हम प्रयास कर रहे हैं कि चीजों को जल्दी से करें, लेकिन जो भी चीज कर रहे हैं उसे समझ के करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस तरीके से और कैसे। अगर आप तैयारी इस तरीके से कर लेंगे तो वहां एग्जाम टाइम में जो आपको भूलने की बीमारी है कि वहां एग्जाम में पहुंचते ही और हमने घर पे तो याद किया लेकिन वहां भूल गए, तो वो भूलने का कारण सिर्फ इतना ही है कि या तो आपने उसकी प्रैक्टिस कम की है। अब मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से डेरिवेशन बता दिया, एक एक पॉइंट तोड़ के बता दिया। अब इसकी 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लो, ये कहां छूट के जाएगा। एक तो तुम्हें जड़ से मूल तरीके से वो पूरा डेरिवेशन क्लियर हुआ है कि एक एक पॉइंट इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और फिर उसके बाद 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग क्या है कि थोड़ा सा पहले तो रटने की कोशिश करते हैं, इक्वेशन याद करने की कोशिश करते हैं, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी इतनी नहीं कर पाते, तो फिर वहां एग्जाम में जाके समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो अपने आप को थोड़ा स्थिर रखो, और स्थिर रखने के साथ साथ चीजों को जड़ से पकड़ने की कोशिश करो, तो वहां बेहतर भी कर पाओगे और भूलोगे नहीं, और कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो इतना करने का आप प्रयास करो। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं वो हमें बताइए। तो देखो
अभी आपने ये पढ़ा फाई ई बराबर या डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। किसी पृष्ठ के छोटे से क्षेत्रफल में से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अगर ये पृष्ठ बंद है और इसके अंदर आवेश रखा है तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो आपने अभी देखा कि फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो आप ऐसे समझिए कि सर मेरे पास यही एक पृष्ठ है तो इससे कुल गुजरने वाला फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और अगर इसका कुल फ्लक्स निकालना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और ई डी ए और कॉस थीटा। तो अगर इस इक्वेशन पर थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो सर ये Q क्या है, उस पृष्ठ के अंदर रखा आवेश, एप्सिलॉन जीरो तो एक कांस्टेंट राशि है, E वैद्युत क्षेत्र है, ए डी ए उसका क्षेत्रफल है, और थीटा E और A के बीच बनने वाला कोण है। तो अगर मुझे Q का मान पता हो और अगर उस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पता चल जाए और कोण ये पता चल जाए कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के साथ, तो हम उस जगह E का मान बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके हम ज्यादातर स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का ही मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे और वैद्युत क्षेत्र का मान हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग जो है वो ज्यादातर स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए यूज होती है। इस पे भी दो बेहतरीन डेरिवेशन है। पहला डेरिवेशन आता है अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। एक हमारे पास अनंत लंबाई का तार है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण, यहां एक वर्ड होना चाहिए, आवेशित तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि बिना आवेश के तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो ही नहीं सकता, आप सोच ही नहीं सकते। अगर आवेश होगा तो वैद्युत क्षेत्र होगा, आवेश नहीं होगा तो वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है, एक ये रहा तार और आवेशित है, इसके अंदर मान ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, आवेशित है, अनंत लंबाई का तार है। ठीक है, आगे भी ऊपर सिरा और निचला सिरा आगे भी जा रहा है। तो एक अनंत लंबाई का हमारे पास आवेशित तार है। अब ऐसे ही सोच लीजिए जी मेरे पास एक पेन है और इस पेन पर आवेश है, इसके पृष्ठ पर आवेश है, तो पृष्ठ से जो वैद्युत बररेखाएं निकलेंगी, जैसे कि मान लो इधर वाले जो आवेश से बररेखाएं निकलेंगी वो इस तरीके से होंगी, इधर वाले से इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से। तो देखा जाए अगर ये तार जो है वो आवेशित है तो इसके चारों तरफ वैद्युत बररेखाएं फैली होंगी, इधर 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 इधर। तो इस तार के भी चारों तरफ वैद्युत बररेखाएं फैली होंगी, मतलब वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ उत्पन्न हो रहा होगा। लेकिन मुझे इस तार से केवल आर दूरी पर हमने एक पॉइंट P मान लिया है और इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और वो भी गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके, क्योंकि गॉस की प्रमेय के ही अनुप्रयोग पर सर आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आवाज, एक सेकंड का समय दें।
ठीक, अब थोड़ा सा बताएं, अब आवाज आ गई होगी, क्लियर करके बताएं मुझे, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? ओके, तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है और इस आवेशित तार के चारों ओर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इस आवेशित तार से r दूरी पर हमने एक बिंदु P मान लिया और इस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक, अगर हमें यहाँ गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है तो गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है जो चारों तरफ से बंद हो और उसमें के भीतर क्या रखा हो, आवेश रखा हो। तो अगर इस तार के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र फैला है तो हमें एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी होगी जो इस तार के चारों तरफ के वैद्युत क्षेत्र को आसानी से चारों तरफ से सम्मित रूप से क्या कर ले, कवर्ड कर ले। तो हम यहां पर एक वेलन की कल्पना कर लेते हैं, आर और आर ही लगभग इधर, हम यहां आर त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं, क्योंकि बेलनाकार पृष्ठ जो है वो इस तार के चारों तरफ के वैद्युत क्षेत्र को, ठीक है, सम्मित रूप से क्या कर लेगा, घेर लेगा, ठीक है, कवर्ड कर लेगा। तो आर त्रिज्या का हमने यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। अब इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इस गॉसियन पृष्ठ के तीन पृष्ठ हैं, एक तो ऊपर वाला पृष्ठ और ये, इसे हमने S1 नाम दे दिया, इसे हमने S2 और इस वाले को कह दिया S3। ये वाला S3, ऊपर वाला S1 और ये S2, ठीक है। तो यहां आपने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया डी, इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन तो इस छोटे से क्षेत्रफल की जो डायरेक्शन होगी वो अविलंबवत बाहर की ओर। यहां भी हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया डी है, चलो इधर दिखा दे रहे हैं। तो इसमें इसके पृष्ठ की भी डायरेक्शन अविलंबवत बाहर की ओर। अब यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, उस पृष्ठ के डायरेक्शन अविलंबवत बाहर की ओर। यहां प्लस क्यू आवेश है तो यहां से जो वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा वो भी अविलंबवत किधर की ओर, बाहर की ओर। दोनों के बीच बनने वाला कोण यहां पर कितना डिग्री, 0 डिग्री। यहां प्लस क्यू आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो इस तरीके से बाहर की ओर, यहां प्लस क्यू आवेश से जो भी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा वो भी बाहर की ओर। तो अगर यहां दोनों कंडीशन में देखो तो यहां थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और यहां भी थीटा देखोगे तो यहां भी थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये S2 है तो ये θ2 और ये θ1 और ये θ3, θ3। तो इस गॉसियन पृष्ठ के तीन पृष्ठ हैं और तीनों पृष्ठों के मैंने अलग अलग क्षेत्रफल ले लिए हैं। S1 का dA वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो इस पृष्ठ से अविलंबवत बाहर की ओर होगी, इस बेलन पर धन आवेश लिया है तो इस पर से लंबवत बाहर की ओर। देखो एक और बात आपको पढ़नी होगी, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम व्यक्त करते हैं लैम्डा से, रेखीय आवेश घनत्व को हम व्यक्त करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा बराबर होता है Q/L। अब ये तार जो है वो अनंत विस्तार का है, तो इस अनंत विस्तार के तार पर टोटल आवेश कितना होगा ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इस तार की 1 मीटर लंबाई में, कितने मीटर लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में जो भी आवेश होगा, जैसे कि तार कितना लंबा है, अनंत लंबाई का है तो उस पर आवेश कितना होगा इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस तार को 1 मीटर लंबाई के दिखते हैं और 1 मीटर लंबाई पर जो भी आवेश हो, अगर तार की लंबाई 1 मीटर होगी तो उस पर जो भी आवेश होगा, जैसे मान लो उस पर Q आवेश होगा, तो इसी आवेश को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, किसी भी तार की 1 मीटर लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। चूंकि तार अनंत लंबाई का, टोटल आवेश के बारे में हमें कोई जानकारी होगी नहीं, तो इसके 1 मीटर लंबाई में कितना आवेश है इसे हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। और यहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि टोटल तार पर कितना आवेश है ये इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। या तार भी खूब लंबा है, आवेश अगर मान लो हमें पता भी है टोटल आवेश 20 कूलाम है, तो क्या 20 कूलाम इस गॉसियन पृष्ठ के भीतर ही थोड़ी होगा, क्योंकि तार तो और भी उसके ऊपर भी है और कहाँ है, नीचे भी है। तो उस 20 कूलाम का कुछ ही भाग तो इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आएगा। तो इस वजह से हमने ये देख लिया कि 1 मीटर लंबाई पर आवेश कितना है और फिर इसने कितनी लंबाई कवर्ड की है। जैसे कि इस गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई है वो हम मान ले रहे हैं L है, गॉसियन पृष्ठ की लंबाई को हम क्या मान ले रहे हैं, L, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ की लंबाई हमने L मान ली है, ठीक है। अब समझते हैं यहां पर
तो पहले तो तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स या संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स वाला कुल फ्लक्स। तो पहले तो थोड़ा सा आकृति पर ध्यान देने की कोशिश करो सबके सब। यहां पर तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स है, छोटे से क्षेत्रफल में से गुजरने वाला फ्लक्स होता है ईडीए कोस थीटा। ठीक है, थीटा का वैल्यू यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ थीटा का वैल्यू 0 है। संपूर्ण पृष्ठ की बात हो रही है तो इसी का साथ में हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखिए संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल टू पहले वाले पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ई डी ए कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू वहां 90 डिग्री थी, प्लस इंटीग्रेशन दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ई डी ए कोस थीटा, दूसरे पृष्ठ का भी वैल्यू जो था वो 90 डिग्री था। तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स यहाँ S1, यहाँ S2 और यहाँ पर S3 ई डी ए और कोस थीटा की वैल्यू वहां कितनी डिग्री है, 0 डिग्री। एक बार फिर से देखो, थीटा 1 पहले पृष्ठ से गुजरने वाला 90 है, दूसरे वाले पृष्ठ से भी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के साथ बनने वाला कोण 90, और यहाँ जो तीसरा पृष्ठ है ये कर्व्ड पृष्ठ है जो बेलन का, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन से डी हट जाएगी तो यहाँ बचेगा ई, आई ई बराबर cos 90 की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, इंटीग्रेशन। ठीक है, cos 90 की वैल्यू इसकी भी 0 तो ये भी 0, इंटीग्रेशन ई डी ए और cos 0 तो इंटीग्रेशन S3 ई डी ए cos 0 की वैल्यू होती है 1। फाई ई इक्वल टू यहां पर ई जैसे का तैसा, इंटीग्रेशन डी ए का इंटीग्रेशन होगा तो डी हट जाएगी तो यहां क्या आ जाएगा, ई। इक्वेशन फर्स्ट। अगर यहां पर देखना चाहो तो इतने इतने गॉसियन पृष्ठ के भीतर इतने इतने जो तार गॉसियन पृष्ठ इतने इतने तार का जो भाग कवर्ड कर रहा है, अगर मैं मान लूं इसका आवेश Q है, इसका आवेश अगर क्या है, Q है, तो बेटा ये चारों तरफ से बंद है। और अभी गॉस साहब ने क्या बताया था, अगर कोई पृष्ठ चारों तरफ से बंद हो और उसके अंदर अगर आवेश Q है, जो कि मैंने मान लिया है कि इतने इतने तार पर आवेश Q है, तो उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, मतलब गॉस की प्रमेय से वो होगा फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इक्वेशन सेकंड। अब ये जो है फ्लक्स हमने अपने तरीके से निकाला है, और ये फ्लक्स गॉस साहब ने बताया था कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स इतना होगा। ये भी फ्लक्स, तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपस में क्या कर दो, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, और समीकरण 1 व 2 का आप बराबर करोगे तो यहां क्या है, ई ए और इक्वल टू यहां पर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर आप यहां देखना चाहो तो ये जो क्षेत्रफल है वो तीसरे वाले पृष्ठ का ही तो क्षेत्रफल है, पहले और दूसरे का तो फ्लक्स 0 ही हो गया था, तो जो ए है वो इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अच्छा, बेलन का ये जो पृष्ठ है, इसे हम अपनी भाषा में हाई स्कूल में जो मैथ में हमने पढ़ा था उसे कहते हैं बक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं, बक्र पृष्ठ, दीवारों का क्षेत्रफल। और बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, वो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और यहां पर h की जगह हमने लंबाई कितनी मानी थी, l। चित्र में देखोगे तो इसकी लंबाई कितनी है, l, तो 2 पाई आर एल। तो E मल्टीपल 2 पाई आर एल इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये इधर भेज दो, थोड़ा सा सेट करके लिख लो, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ 2 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन आर एल। थोड़ा सा इधर ध्यान देने की कोशिश करोगे, लेमडा बराबर Q अपॉन एल है। 1 मीटर लंबाई में आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो अगर इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, अगर इस तार का 1 मीटर लंबाई में आवेश की मात्रा को ही रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, अगर इस तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लैम्डा बराबर Q अपॉन एल। ठीक है, तो Q अपॉन एल की जगह लैम्डा, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। यह भी एक डेरिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में। अगर डेरिवेशन कोई पूछा जा सकता है तो इसके सबसे ज्यादा आने की संभावना है।
गॉस की प्रमेय का प्रूफ पूछा जा सकता है। ये दोनों के दोनों डेरिवेशन तो तैयार करके बैठो, एग्जाम का पेपर खोलते ही आपको 3 नंबर 5 नंबर में ये डेरिवेशन मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, एग्जाम टाइम पे वही चीजें आपको बताई जा रही हैं, वही चीजें कराई जा रही हैं जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ऐसी कोई भी बात यहां पर नहीं बताई जा रही जो एग्जाम में ना पूछी जाए। ठीक है, और वो भी बेहतरीन तरीके से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, कोई एकदम बहुत जल्दी नहीं करा रहा, एक एक पॉइंट उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको किस तरीके से उसे कंप्लीट करना है। तो अगर मेरे पास कोई एक अनंत लंबाई का तार है, अगर उस पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, अगर उससे आर दूरी पर अगर आपको वैद्युत क्षेत्र का मान चाहिए तो वैद्युत क्षेत्र का मान आपने निकाल लिया 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन डेरिवेशन था जो मैंने आपको बेहतर तरीके से बताने की कोशिश की। इसका इस चैप्टर का एक और डेरिवेशन है, इस चैप्टर में 3 डेरिवेशन है। एक तो गॉस की प्रमेय को प्रूव करना, एक अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, और एक अनंत विस्तार की प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो लास्ट वाला डेरिवेशन करते हैं, अनंत विस्तार की प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। अनंत विस्तार की प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले तो ये अनंत विस्तार की प्लेट क्या होती है इसे एक लाइन में समझने का प्रयत्न करते हैं। एक ऐसी प्लेट, जैसे कि मेरे पास ये किताब की आकृति है, ये आयताकार है, ठीक है, एक इसे भी हम प्लेट ही बोलेंगे, प्लेन है, मतलब एक ऐसी चीज जिसमें मोटाई ना हो तो उसे हम प्लेट बोलेंगे, समतल प्लेट बोलेंगे, चादर बोलेंगे इसे। ठीक है, और ये चादर आवेशित है, आवेशित शब्द को ना भूलें, आवेशित अनंत लंबाई की विस्तार की, अनंत विस्तार की प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। इसकी मोटाई ना हो बल्कि इस तरीके से बिल्कुल पतली प्लेट हो। ठीक है, अनंत का मतलब ये होता है, देखो अनंत का मतलब आप ऐसा ना सोचो कि एक ऐसी प्लेट जो बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, कहां से लेके आओगे भाई ऐसी प्लेट जो बहुत बड़ी हो। अनंत विस्तार की प्लेट का मतलब, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी एक बात बताई थी कि जैसे कि यहां पर एक चींटी है और चींटी इधर की ओर देख रही है, तो चींटी बहुत छोटी है, जहां तक वो नजर मारेगी वहां तक इसे बोर्ड नजर आएगा। अगर इधर नीचे की ओर देखेगी तो वो भी उसे बोर्ड नजर आएगा, जो कोई उसकी तुलना में तो बहुत दूरी तक कहां तक देख पाई, यहाँ वहां सब जगह ही बोर्ड नजर आ रहा। इधर देखे तो इधर भी सब जगह बोर्ड नजर आएगा। तो इस बोर्ड अगर चींटी की तुलना में देखे तो ये बोर्ड जो है वो अनंत विस्तार की प्लेट है। लेकिन आप यहां खड़े होकर देखोगे, मैं खड़े होकर देखूंगा तो बहुत छोटा सा दिख रहा होगा। इसका मतलब हमारे लिए तो ये अनंत विस्तार की नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसी प्लेट जो हम किसी बिंदु से देख रहे हैं और वो बिंदु से हमें बहुत बड़ी आकार की दिख रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे अनंत विस्तार की प्लेट। कौन सी विस्तार की प्लेट? एक अनंत विस्तार की प्लेट। ठीक है, तो हमारे पास एक अनंत विस्तार की प्लेट है साहब, ये हमने एक अनंत विस्तार की प्लेट है, आवेशित है, तो हमने यहां धन आवेशित ले ली है, बढ़िया से धन आवेशित ले लिया। ठीक है, अब आप ये सोचने का प्रयत्न कीजिए, ये मेरे पास एक प्लेट है और इस पर आवेश है, अगर धनावेश है तो वर्धेखा इधर भी निकल रही होंगी और वर्धेखा इधर भी होंगी, तो इस प्लेट के इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा और इस प्लेट के इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा। अब मैं इस प्लेट से आर दूरी पर, दोनों साइड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ है, तो दोनों साइड आर दूरी पर मैंने एक पॉइंट तो पी मान लिया और एक पॉइंट मान लिया पी डैश, और इस पी और पी डैश पर मैं वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना चाह रहा हूं। और शर्त यह है कि गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके, गॉस की प्रमेय का, और मैंने आपको बताया कि गॉस की प्रमेय तब प्रयोग कर सकते हैं जब आपके पास एक कैसा पृष्ठ हो, गॉसियन पृष्ठ हो, गॉसियन पृष्ठ हो। गॉसियन पृष्ठ, और गॉसियन पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ होता है जो चारों तरफ से क्या हो, बंद, और जिसके अंदर क्या रखा हो, आवेश। तो अब हमें इस प्लेट के इस P और P डैश से होता हुआ एक ऐसा पृष्ठ लेना होगा जो चारों तरफ से बंद हो और उसके अंदर आवेश कवर्ड हो जाए, उसके अंदर क्या कवर्ड हो जाए, आवेश कवर्ड हो जाए।
तो मैं यहां पर जैसे कि मेरे पास ये प्लेट है, अच्छा ये इधर भी वैद्युत क्षेत्र है, इधर भी वैद्युत क्षेत्र है, प्लेट अनंत विस्तार की है तो पूरी प्लेट को तो हम कवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस प्लेट में से छोटा सा क्षेत्रफल ले लेना, छोटा सा क्षेत्रफल, और इस छोटे से क्षेत्रफल से आर दूरी का एक बेलनाकार पृष्ठ इधर ले रहा हूं और आर दूरी का एक बेलनाकार पृष्ठ इधर ले रहा हूं। तो ये बेलनाकार पृष्ठ इसके प्लेट के वैद्युत क्षेत्र को समान रूप से क्या कर लेगा, कवर्ड कर लेगा। तो मैं यहां पर लास्ट, हाँ, तो इस प्लेट से आर दूरी पर इधर एक बिंदु P है और इधर एक बिंदु P डैश है, ठीक है, और मैंने यहां पर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया, वो भी क्या है, बेलनाकार, ये है गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। मैं यहां एक छोटा सा क्षेत्रफल ले रहा हूं dA, इसकी दिशा अविलंबित किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। यहाँ प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन तो अविलंबित बाहर की ओर होगी। यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल हमने ले लिया dA, ठीक है, इसकी दिशा अविलंबित किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। प्लस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तो बाहर की ओर होगी, ठीक है। तो इन दोनों पृष्ठों से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की ओर, प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर, और इस वाले से भी पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की ओर। अगर मैं यहां पर दो पृष्ठ तो मुझे दिख ही रहे हैं, एक ये पृष्ठ, एक ये पृष्ठ, और एक ये वाला भी तो पृष्ठ है। अगर मैं इसे S1 नाम दे दूं और इसे क्या कह दूं, S2, और इसे नाम दे रहा हूं S3, तो यहां पर एक छोटे से क्षेत्रफल की डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन अविलंबित बाहर की ओर, और यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो तो प्लस क्यू आवेश से बाहर है ही। दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री है। अगर चाहो तो इसे छोड़ भी सकते हो, केवल इन दोनों पृष्ठों की बात होगी। P और P डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, P व P डैश से गुजरने वाला, P और P डैश से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, या सीधा सीधा आप ये लिख सकते हो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। तो इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए, पहले वाले पृष्ठ से कितना है कोण 0 डिग्री, और प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए और दूसरे वाले पृष्ठ से भी गुजरने वाला कोण कितना है 0 डिग्री। तीसरे वाले का कोण 90 डिग्री है, तो वहां उतना जाने की कोई आवश्यकता है नहीं, चाहे आप उसे ले चाहे मत लो। तीसरा वाला पृष्ठ है वो क्षेत्रफल की दिशा अविलंबित बाहर की और क्षेत्रफल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। तो एक तो पृष्ठ S1 ले लिया और एक पृष्ठ क्या ले लिया, S2। दोनों पृष्ठों में वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के बीच बनने वाला कोण कितना डिग्री है, 0, और दोनों इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो मैंने दोनों जगह यहाँ S1 कह सकते हो, यहाँ पर क्या कह सकते हो, S2। इंटीग्रेशन से D हट जाएगा, क्या बचने वाला है, फाई ई बराबर, यहाँ भी E और cos 0 की वैल्यू 1, इंटीग्रेशन से इसका D हट जाएगा तो क्या बचेगा A, और प्लस यहाँ E, और सेम कंडीशन यहाँ होने वाली है, यहाँ A बचेगा, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो आप यहाँ देखेंगे कि फाई ई बराबर दोनों जुड़ जाएंगे और ये आ जाएगा 2EA, इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप ये देखो, ये हमने जो गॉसियन पृष्ठ लिया है वो चारों तरफ से बंद है। अगर इतने इतने भाग में आवेश की मात्रा Q हो, इतने इतने भाग में आवेश की मात्रा क्या हो, Q हो, तो गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय क्या कहती है, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन सेकेंड, फाई ई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो बराबर, इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड बराबर करने पर, ठीक है, बराबर करोगे तो 2EA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां से हमें तो वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो Q अपॉन 2A एप्सिलॉन 0। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अगर मेरे पास कोई अनंत विस्तार की प्लेट है और उस प्लेट का क्षेत्रफल, अगर अनंत विस्तार की मेरे पास कोई क्या है, प्लेट है, अनंत विस्तार की मेरे पास कोई प्लेट है और उस प्लेट का अगर क्षेत्रफल A है और प्लेट पर आवेश अगर Q है, अनंत विस्तार की कोई प्लेट है, उस पूरे प्लेट पर आवेश Q है, अगर उसका क्षेत्रफल A है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में आप देखोगे तो पूरी प्लेट का हमें क्षेत्रफल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पूरी प्लेट अनंत विस्तार की है, हमें उसके क्षेत्रफल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने तो केवल
केवल अपनी तरफ से इस प्लेट का ए क्षेत्रफल कवर्ड किया है और जिसमें आवेश Q है। अगर इसे एक और भाषा में समझना चाहो तो एक होता है पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम व्यक्त करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व? तो किसी पृष्ठ के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, किसी पृष्ठ के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो भी आवेश होता है उसे हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। जिस तरीके से तार की 1 मीटर लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, वैसे ही किसी प्लेट के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, किसी प्लेट की 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जो भी आवेश की मात्रा है, उस आवेश की मात्रा को हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, तो अब यहां पर देखोगे इस डेरिवेशन में कि साहब अगर इस प्लेट का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो सिग्मा बराबर होगा Q/A। Q/A, उस ए क्षेत्रफल में अगर आवेश Q है तो उसका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा सिग्मा बराबर Q/A। तो इस Q/A की जगह, इस Q/A की जगह आप E इक्वल टू कह सकते हैं σ/2ε0। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन निकल के आ गया। इस चैप्टर में 3 डेरिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट थे। कुछ छोटी परिभाषा थी वैद्युत फ्लक्स की, जो मैंने आपको पूरा तरीके से बताने की कोशिश की, पूरा डेरिवेशन समझाने की कोशिश की। अब आपका काम क्या बनता है? इस क्लास को आपने नॉर्मल तरीके से देख लिया, एक बार इस क्लास को रिपीट करो और बिना देखे हुए इन तीनों डेरिवेशनों को आप करने का प्रयत्न करो। ठीक है, आप बेहतर तरीका से इन तीनों डेरिवेशन को कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ बच्चों के मन में ये बात आती है, गुरुजी अगर ये डेरिवेशन बोर्ड के एग्जाम में आ गया तो यहां सर हिंदी भी तो लिखनी पड़ेगी। तो मैं आपको बार बार एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सर हिंदी केवल जो आपने चित्र बनाया है उस चित्र के बारे में ही हिंदी लिखी जाती है। अब हिंदी में क्या लिखेंगे आप कि साहब मेरे पास एक अनंत विस्तार की प्लेट है और ये अनंत विस्तार की प्लेट पर धनावेश है। कौन सा आवेश है? धनावेश। तो मेरे पास एक अनंत विस्तार की प्लेट है जिस पर धनावेश है। इस अनंत विस्तार की प्लेट से r दूरी पर दोनों ओर 2 बिंदु P और P' हैं जिन पर मुझे वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अब वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए मुझे यहां एक गॉसियन पृष्ठ खींचने की जरूरत पड़ी है। तो मैंने बिंदु P और P' से होता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा। इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तो है ही। तो हिंदी की जो भी 2, 3, 4 लाइनें लिखी जाती हैं उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल आप चित्र पर ध्यान देने की कोशिश करो। चित्र में जो चीज आपने बनाई है बस उसी को हिंदी में लिख दो और बाकी का डेरिवेशन तो तुम्हारे पास है ही। डेरिवेशन बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ज्यादा सरल होते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा समझने की जरूरत पड़ती है। डेरिवेशन बिल्कुल सरल है। अब आप इन तीनों डेरिवेशनों को रिपीट करो, क्लास को एक बार देखो और आप बिना क्लास देखने के बाद बिना देखे इन्हें लिखने का प्रयत्न करिएगा। ठीक है, आप बेहतरीन तरीके से इन तीनों डेरिवेशन को कर पाओगे। मेरी शायद में एग्जाम में इन तीनों डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन आपको 3 नंबर या 5 नंबर में देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास को यही लास्ट करते हैं। इसी तरीके की हम डेली एक क्लास लेके आएंगे जिसमें 3 नंबर 5 नंबर का कोई ना कोई डेरिवेशन आपको कराए जाएंगे। फिर न्यूमेरिकल की भी एक क्लास इसी तरीके की लेके आएंगे कि एग्जाम में किस तरीके के 5 नंबर के न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल आपके अंदर डर है वो भी निकाला जाएगा कि बेहतरीन न्यूमेरिकल होती है। एक नंबर के क्वेश्चन की मैं सीरीज लेके आने वाला हूं। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन जो 6 आते हैं और 6 बहुविकल्प लेके आ रहा हूं। पिछली सालों में बहुविकल्प भी पूछे गए हैं, जितने एक नंबर पूरा का पूरा टाइप करवा लूं। टाइप करवाने के लिए मैंने दे दिया है। जैसे ही पीपीटी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसे एक संडे की क्लास में लेके आऊंगा। अगर आपने वो बहुविकल्पी और वो एक नंबर कर लिए तो ये 12 नंबर के जो क्वेश्चन हैं आप पेपर में बहुत अच्छी तरह कर पाओगे। हम उन क्वेश्चनों को बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि ये एक नंबर के जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपको तरीके से कर पाओगे। और डेरिवेशन पूरी प्रक्रिया चली रही है न्यूमेरिकल के साथ। आज की क्लास एंड करते हैं और आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।